नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। ज्योतिष और ज्योतिष के अनेक रहस्य 360 अंश में पूर्ण ज्योतिष समाया हुआ है। 360 अंश का प्रत्येक अंश और उस प्रत्येक अंश से गोचर करने वाला एक एक पल कुछ नया रहस्य खोलता है। ज्योतिष में राशि, नक्षत्र और नक्षत्र में दिखने वाले एक या एक से अधिक तारे, साथ में ग्रह, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। इनके भाव, उनके स्वभाव, इनके तत्व, गुण तथा गण। नक्षत्र के आधार पर ही जातक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है या हम जातक के बारे में अधिक से अधिक गहराई से सोच सकते हैं। नक्षत्र में भी उपभाग है, जैसे उनमें से एक भाग है गण, जिसे गण कहते हैं। तो आज गण के बारे में कुछ बात करेंगे। गण कितने होते हैं, उनका प्रभाव क्या है और गण कैसे पहचाने जाते हैं। प्रत्येक जातक का एक विशेष नक्षत्र होता है और उस नक्षत्र का एक विशेष गण होता है। उस नक्षत्र के अर्थात प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण में से किसी एक चरण में जातक का जन्म होता है और उस नक्षत्र के आधार पर उस जातक का जीवन चलता है। इसे जातक के जीवन के या जातक के जीवन की धुरी भी कह सकते हैं। जैसे किसी एक धुरी पर पूरा चक्र चलता है, वैसे ही जातक का जीवन उस नक्षत्र के ऊपर चलता है, क्योंकि नक्षत्र से ही महादशाएं शुरू होती हैं और उसी के द्वारा जातक का सूक्ष्म आकलन हमें प्राप्त होता है। असल में गण क्या होते हैं, गण का इतना महत्व क्यों है, या जब हम जातक की कुंडली देखते हैं तो गण को विशेष रूप से देखा जाता है कि उस जातक का गण कौन सा है। और गण देखने के बाद हमें इतना अंदाज तो आ ही जाता है कि इस मनुष्य का या इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा या इसमें कौन कौन से गुण या अवगुण होंगे। क्योंकि गण से ही जातक का स्वभाव, चरित्र और उसके भविष्य का अनुमान लगता है। यहाँ तक कि जातक के जीवन में आने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं को जातक किस तरह से उनका सामना करता है, ये भी हमें गण से ही पता चलता है। क्योंकि गण में ही वो भाव छुपा है कि जातक उस गण के आधार पर किस तरह से उस प्रसंग को झेलता है। अर्थात अगर सुख है तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, दुख है तो किस तरह उसको रिएक्ट करेगा। और ये भी पता चलता है कि इसका उसके जीवन पर क्या परिणाम होने वाला है। जैसे विवाह के समय भी गणों का मिलान किया जाता है, इसीलिए कि गण अगर दोनों के लिए अनुकूल हैं तो विवाह में अन्य कितनी भी बाधाएं आए या सांसारिक जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन अगर गण दोनों के अनुकूल हैं तो वो दोनों मिलकर गृहस्थी में आने वाली परेशानियों को आसानी से दूर कर सकते हैं या आसानी से उसका समाधान कर लेते हैं। और अगर दोनों के गण आपस में नहीं मिलते हैं तो दोनों में फिर मतभेद होने लगता है।
वैसे यदि किसी कुंडली की या किसी जातक की कुंडली में कोई गण कमजोर या अशुभ स्थिति में है, ऐसा कहा जाता है कि इसका भी उपाय हम कर सकते हैं। हालांकि इस उपाय में बहुत मतभेद हैं, फिर भी अगर उस नक्षत्र का उपाय किया जाए तो अपने आप उस गण का भी उपाय किया जाता है। अब गण के प्रकार कितने हैं? ज्योतिष में 3 गण माने गए हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। साधारण रूप से अगर हम देखें तो देवगण में सकारात्मक गुणों का बहुत अधिक प्राधान्य होता है। देवगण के लोग जहाँ तक देखे गए हैं, उनके मन में प्रेम होता है, दया होती है, करुणा होती है, सद्गुण होते हैं और जहाँ तक संभव हो वो अपनी तरफ से कभी किसी को परेशान नहीं करते। वैसे ही साधारण रूप में अगर हम देखें तो मनुष्य गण का स्वभाव होता है, जो जातक मनुष्य गण में जन्म लेते हैं, उनके लिए उनका स्वभाव है कि वो विनम्रता होती है, उनमें ईमानदारी भी होती है, कर्तव्यनिष्ठता भी होती है। लेकिन कहीं न कहीं उनमें एक ऐसा भाव भी देखा गया है कि जो अपने हिसाब से अगर कोई सामने वाला ना चले तो उनमें कहीं ना कहीं क्रोध की भावना भी आ जाती है, जो कई जातक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर देते हैं और कई जातक प्रदर्शित नहीं करते। और राक्षस गण में जो जन्म लेते हैं उनमें साहस होता है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर एक कर देते हैं। किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, अपना काम निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये जो गुण मैंने बताए हैं ये सर्वसाधारण है। अब कोई पूछते हैं कि भाई इन 3 में सबसे अच्छा गण कौन सा है? देखा जाए तो अच्छा या बुरा होता ही नहीं, क्योंकि ये ज्योतिष का विषय है और ज्योतिष में कहा गया है कि बुरा कोई भी नहीं। जैसे नवग्रहों में कोई भी अशुभ नहीं है, कोई भी खराब नहीं है, सभी नवग्रह हमारे लिए अनुकूल ही रहते हैं। नैसर्गिक रीति से कोई भी नवग्रह में से कोई भी ग्रह हमें कभी कोई परेशानी नहीं करते। सिर्फ जातक की कुंडली में उन ग्रहों का जहाँ और जैसा भाव है उसके अनुसार वो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि भाई कोई ग्रह उनके अनुकूल है, कोई ग्रह उनके प्रतिकूल है। तो गण कौन सा अच्छा है ये कहना ही गलत होगा, क्योंकि सभी गण अच्छे ही हैं। फिर भी 3 गणों में जो बांटा गया है कि देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, वो इसीलिए कि प्रकृति का स्वभाव होता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इसलिए नैसर्गिक रीति से अगर हम देखें तो देवगणों को अच्छा माना गया है। अब जो नक्षत्र हैं वो 27 हैं और 27 नक्षत्रों को गणों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। अब 27 नक्षत्रों में से देवगण में कौन से नक्षत्र आते हैं? तो अश्विनी, मृगशीर्ष, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण, स्वाति, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है वो देवगण में आते हैं। ये सभी नक्षत्र मृदु नक्षत्र, लघु नक्षत्र और चर नक्षत्र होते हैं। अब मनुष्यगण में अर्थात मनुष्यगण में जिनका जन्म होता है वो नक्षत्र कौन से हैं? पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा
उत्तरा भाद्रपदा, आर्द्रा, रोहिणी और भरणी नक्षत्र में। और राक्षसगण अर्थात राक्षसगण में जिनका जन्म होता है वो नक्षत्र हैं विशाखा, मघा, अश्लेषा, कृतिका, चित्रा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शततारका। इन नक्षत्रों को राक्षस गण में कहा जाता है। राक्षस गणों में एक और भी बात अनुभव की गई है कि इन लोगों में अदृश्य शक्तियों का एहसास इन लोगों को हो जाता है, या ये लोग नकारात्मक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से भांप लेते हैं। और यही बात देवगणों में जो होती है वो कहीं ना कहीं लुप्त है, क्योंकि देवगणों के लोग हर एक के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और वो किसी को भी बुरा नहीं सोचते कि ये बुरा हो सकता है। उनके दृष्टि से सब अच्छे ही होते हैं। लेकिन मनुष्यगण वाले अपनी लाभ हानि देखते हुए सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर शास्त्र में इन 3 गणों के बारे में एक श्लोक बताया गया है। सुंदरो दानशीलश्च मतिमान सरल सदा अल्पभोजी महाप्राज्ञो नरो देवगणे भवत। ये देवगण का श्लोक है। माने धनी विशालाक्षो लक्ष वेदी धनुर्धरः गौरः पौर जनग्राही जायते मानवे गणे। ये मनुष्यगण का श्लोक है। उन्मादी भीषणाकारः सर्वदा कलिवल्लभः पुरुषो दुस्सहं ब्रूते प्रमेहि राक्षसे गणे। ये राक्षस गण का श्लोक है। प्रत्येक जातक पर गण का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखता है। इन 3 गणों में नैसर्गिक रूप से कुछ गुण तो होते ही हैं। सामान्यतः देवगण वाले व्यक्ति जहाँ तक संभव हो, जैसे मैंने अभी कहा कि किसी को परेशान नहीं करते। मनुष्यगण वाले अपने मतलब से मतलब रखते हैं और राक्षस गण वाले अपने मन के अनुसार जीते हैं। अब इस श्लोक के बारे में जो कहा गया है कि जिस जातक का देवगण होता है वह पुरुष अर्थात वह जातक स्वभाव से सुंदर, दानी, बुद्धिमान, मतिमान, अल्प भोजन करने वाला और विद्वान होता है। और मनुष्यगण में जिसका जन्म होता है वह थोड़ा अभिमानी होता है, विशाल नेत्रों वाला होता है, धनवान होता है, लक्ष्य वेदन वाला होता है, धनुष धारण किया हुआ गौर वर्ण तथा सहानुभूति दिखाने वाला होता है। और राक्षस गण के लिए कहा गया है कि वह मतवाला होता है, सदा युद्ध से प्रेरित रहने वाला होता है। अर्थात कोई जरा सा भी कुछ कह दे तो तुरंत झगड़ने को तैयार हो जाते हैं और भयंकर दुश्शील बताया गया है। अब यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहती हूँ। हालांकि श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, फिर भी कुंडली के अन्य ग्रहों के नक्षत्र के अनुसार जातक के बाह्य स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। आंतरिक स्वभाव उसका वैसा ही रहता है जैसा श्लोक में बताया गया है। कभी कभी उसका यह आंतरिक स्वभाव व्यवहार में जरूर दिखाई देता है। इसीलिए विवाह में, व्यवसाय में या अन्य किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर एक से अधिक लोगों का आपस में साथ बनने वाला हो तो साथियों की कुंडली देखकर ही निर्णय लेना चाहिए कि उन 2 लोगों की कुंडली के गण आपस में मैच होते हैं या नहीं, अनुकूल है या नहीं। अगर अनुकूल नहीं होंगे तो उनमें मतभेद होने की संभावना हो जाती है। असल में गण के बारे में या नक्षत्र या ज्योतिष के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। इसलिए आज यहीं पर विराम देती हूँ। आगे ज्योतिष की कुछ और जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।